नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाव का 8वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगा। अरे सुरेश, आओ आओ, अंदर आओ, सब मजे में। महीम का स्वागत भाषण समाप्त होने के पहले ही सुरेश सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ में ग्लैडस्टोन बैग को उतार कर बोला, हाँ मज़े में हूँ, मगर यह क्या अकेले खड़े हो? अचला बहुरानी पल में सचला होकर कहाँ अंतर ध्यान हो गई। उनकी ऊंची आवाज़ ने तो मोड़ पर से ही मुझे घर का पता बताया। वास्तव में अचला की आखिरी बात नाराज़गी में जरा जोर से ही निकली थी। वह घर के बाहर ही सुरेश के कानों तक पहुंची थी। सुरेश ने कहा, देख लिया महीम, विदुषी स्त्री पाने का कितना बड़ा लाभ है। कुछ दिन हुए आए और इसी बीच देहात के प्रेमालाप के ढंग तक को ऐसा हासिल कर लिया कि उसमें कोई त्रुटि निकाल सके। देहात की स्त्री में भी ऐसी मजाल नहीं। शर्म के मारे महीम के कान तक रंग गया। वह चुप खड़ा रहा। सुरेश ने कमरे की ओर देखकर अचला को लक्ष्य करके कहा, बड़े बेमौके आकर मजाक कर दिया ना भाभी, माफ़ करना। महीम, अरे खड़े हो, बैठने को कुछ तो हो। ले चलो जरा बैठो। चलते चलते पाँव की गांठें टूट गई। अच्छी जगह घर बनाया था भैया। चलो चलो, यहाँ से चलो, कलकत्ता चलो। चलो कहकर महीम ने उसे बाहरी बैठक में ले जाकर बैठाया। सुरेश ने कहा, भाभी मेरे सामने ना आएंगी क्या? पर्दा नशीन है। सुरेश के जवाब देने से पहले ही अचला बगल का दरवाज़ा ठेल कर अंदर आई। उसके चेहरे पर कलह की जरा भी निशानी नहीं। प्रसन्न मुख हो बोली, यह सौभाग्य तो आशातीत है, मगर यूँ अचानक। उनके हंसते प्रसन्न चेहरे से सुख सौभाग्य के निखरे विकास की कल्पना करके सुरेश का कलेजा डहा से मानो जल उठा। हाथ उठाकर उसने नमस्कार किया। कहा, लगता है यूं अचानक आकर मैंने ठीक नहीं किया, मगर हो क्या रहा था अभी? देयर फर्स्ट डिफरेंस, या जब से आई हो मतभेद चल रहा है? कौन सा ठीक है? अचला ने हंसते हुए कहा, कौन सा सुनने पर आप खुश होंगे? दूसरा है ना, तो फिर मेरा वही कहना ठीक है। अतिथि का मन छोटा करना ठीक नहीं। सुरेश का मुंह गंभीर हो गया। बोला, किसने कहा? घर की मालकिन का तो असली काम है, वही पक्का परिचय है। घर ही नहीं तो घर की मालकिन कैसी? अचला ने हंसते हुए कहा, गरीब के इस झोपड़े में आपकी रात कैसे बीतेगी इसी की चिंता हो रही है मुझे, मगर धन्य है आप जानकर यह दुख उठाने आए। पति की ओर देखकर बोली, अच्छा नयन बाबू से कहकर चंद्र बाबू के यहाँ रात को इनके सोने का इंतजाम नहीं कराया जा सकता? उनका घर पक्का है, बैठक भी है, इन्हें कोई तकलीफ ना होगी। सौजन्य की आड़ में दोनों के श्लेष के इन वारों से महीम का मन अधीर हो रहा था, मगर इसे रोके कैसे समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में सुरेश ने खुद ही इसका प्रतिकार किया। हाथ जोड़कर बोल उठा, मुझसे गलती हो गई भाभी, पहले जरा चाय वाय पीकर ताज़ा तो हो लूँ, फिर नयन बाबू से कहो और शरण बाबू से कहो, या चंद्र बाबू के पक्के घर में सोने की सिफारिश पर राजी हूँ, मगर चाहे जो कहो महीम, इस गांव घर पर ऐसा खिंचाव होना तो खुशी की बात है। महीम की ओर से अचला ने ही जवाब दिया। हंसकर कहा, खुश होना ना होना किसी के अपने ऊपर है, लेकिन यह मेरे ससुर का घर है, इस पर खिंचाव ना हो और बड़े लाट भवन पर हो तो वही तो झूठ है। खैर पहले संजीदा हो लीजिए, फिर बातें होंगी। मैं चाय के लिए पानी रखने को कह आई हूँ, 5 मिनट में चाय हाजिर करती हूँ, तब तक मुंह बंद करके जरा आराम कीजिए। कहकर हंसती हुई अचला चली गई। उसके वहाँ से जाते ही सुरेश की जी की जलन मानो बढ़ गई। अपने को वह सदा कमज़ोर और चंचल चित का ही जानता था, और उसके लिए उसे लज्जा या शोभ भी ना था। छुटपन में महीम से उसकी तुलना करते हुए जब संगी साथी उसे ख्याली आदि कहा करते, तो वह मन ही मन खुश होकर कहता, यह सही है कि मुझ में निश्चय ही दृढ़ता नहीं है, प्रवृत्ति से मैं मजबूर हूँ, किंतु मेरा दिल साफ है। मैं कभी नीच या छोटा काम नहीं कर सकता। मैं अपनी आमदनी समझकर खर्च करना नहीं जानता, अच्छे बुरे का विचार करके तब दान नहीं करता, मगर मेरा जी रो उठे तो बदन का कपड़ा तक किसी को दे आने में मुझे झिझक नहीं होती। सो जिसको भी और जिस कारण से भी हो, मगर मेरे बारे में किसी को भी यह शिकायत करने की गुंजाइश नहीं कि सुरेश ने किसी से डाहा की है या स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ किया है, और उसे नहीं करना चाहिए। लिहाजा शुरू से दिल के मामले में जिसकी बेहद कमजोरी होने की बदनामी थी, और खुद भी जिसे वह सत्य ही मानता था, उसी सुरेश ने जब अचला के संबंध में अंतिम क्षण में अपने ऐसे कठोर संयम का परिचय पाया, तो अपने ही में इस अज्ञात शक्ति का आभास न केवल खुश हुआ, बल्कि गर्व से उसकी छाती फूल गई। अचला के विवाह के बाद 2 दिन तक
वह अपने को यह कहता रहा कि मैं कमज़ोर और लाचार नहीं, प्रवृत्ति का गुलाम नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मन से सारी प्रवृत्ति को ही कुरेद कर फेंक दे सकता हूँ। अब मेरे मित्र और उनकी पत्नी यह सोचा करे कि दोस्ती क्या चीज़ होती है और उसके लिए कोई कितना त्याग कर सकता है। लेकिन किसी भी झूठ से ज़्यादा दिनों तक कोई दरार भरकर नहीं रखी जा सकती। उसका आत्मसंयम सत्य वस्तु न था, वह आत्म प्रतारण थी। और नतीजा यह हुआ कि एक हफ्ता गुजरते न गुजरते उसके झूठे संयम का मोह विस्फारित हृदय से धीरे धीरे निकलकर संकुचित कर देने लगा। उसका मन बार बार कहने लगा, इस त्याग से उसे क्या मिला, फिर इस त्याग ने उसे क्या दिया, अब किस सहारे वह अपने को खड़ा करेगा। फूफी कहेगी, बेटे अब तुम ऐसी बहू ले आओ, उसके सहारे गृहस्थी संभालूं। एक दिन समाज के फाटक पर केदार बाबू से भेंट हो गई। उन्होंने साफ कहा कि गलती हो गई। महिम ने अचला के ब्याह में ही शुरू से राजी ना थे। चूंकि सुरेश उदासीन सा रहा, इसलिए लाचारी में राजी होना पड़ा। घर लौटकर उसका मन शाप देने लगा कि इस विवाह में दोनों सुखी ना हो। मेरे मित्र भी स्थिति से बाहर जाने की गलती महसूस करे और अचला भी अपनी भूल समझकर आत्मग्लानि की आग में जले। लेकिन इसके माने उसका दिल छोटा नहीं है। इस अकल्याण चाहने के लिए वह अपने मन में तरह तरह से दबाने लगा, पर उसका दुखी और प्रताड़ित मन वश में न आया। जिद्दी लड़के की तरह बार बार उसी को दोहराने लगा। इसी तरह उसने 1 महीना तो काटा। फिर एक दिन कौतूहल को दबा न पाकर हाथ में बैग लिए महिम के घर जा पहुंचा। सुरेश ने दोस्त की तरफ ताक कर कहा, अब समझ रहे हो महिम, मेरी बात कितनी सही थी। महिम, कौन सी बात। सुरेश, देहात में मैं रहता जरूर नहीं हूँ, पर उसका सब कुछ मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था कि गांव में समाज में बड़ा विरोध होगा। महिम ने सहज कहा, कहाँ विरोध तो वैसा कुछ नहीं हुआ। विरोध और किसे कहते हैं। तुम्हारे यहाँ किसी ने भोजन किया, यह क्या काफ़ी है या ये बेइज्जती नहीं। मैंने तो किसी को खाने के लिए कहा भी नहीं कहा। अच्छा, बहुबात की दावत का मुझे तो न्योता ही नहीं दिया। दावत ही नहीं हुई। सुरेश ने अचरज से कहा, दावत नहीं हुई। ओह, तुम्हारा तो लेकिन ऐसे कब तक उपद्रव से बचोगे। आफत मुसीबत है, बाल बच्चों का जनेऊ ब्याह है, दुनियादारी करोगे कि नहीं। अरे मैं कहता हूँ। जद्दू से चाय का सरंजाम लिए खुद मिठाई की रकाबी लेकर अचला आई। सुरेश की अंतिम बात उसके कानों में पहुंची थी, पर चेहरे के भाव से सुरेश उसे समझ ना सका। दोनों दोस्त नाश्ता और चाय पीना हो चुका तो कंधे पर चादर रखकर महिम उठ खड़ा हुआ। गांव का जमींदार मुसलमान है। महिम उसके लड़के को अंग्रेजी पढ़ाता था। जमींदार खुद लिखा पढ़ा ना था, मगर उदार था और महिम के प्रति सद्भाव रखता था। इसलिए समाज की दुहाई देकर गांव के लोग उस पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके। अचला ने कहा, आज पढ़ाने ना जाते तो क्या था। महिम बोला, क्यों। अचला के मन की शक्ति और हृदय की निर्मलता चाहे जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, सुरेश से उसका संबंध जैसा हो गया था, उसके इस अचानक आगमन से कोई स्त्री संकोच किए बिना नहीं रह सकती। सुरेश को वह पहचानती थी। उसका हृदय जितना बड़ा हो, उसकी सनक पर उसे आस्था न थी, बल्कि डर ही लगता था। उसी के साथ उसे अकेली छोड़कर जाने के इस प्रस्ताव से वह उत्कंठित हो उठी, मगर चेहरे पर उसे जाहिर न होने दिया और बोली, खूब, यह भी होता है मेहमान को अकेला छोड़कर। नहीं, इससे अतिथि सत्कार में कमी न होगी, फिर तुम तो हो ही। अचला ने ऊह पू करके कहा, लेकिन मैं भी ना रह सकूंगी। यह जो उड़िया रसोईया है ना अपना, ऐसा पक्का है कि उसके साथ ना रहो तो एक कौर भी मुंह में रखना मुश्किल है। मैं बताओ तुम, बल्कि महिम ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, सोना होगा, महज घंटे 2 घंटे की तो बात है। उसने कोने से छड़ी उठा ली। और एक तो यूँ महिम का नियम टूटना मुश्किल है, इस पर मामूली सी बात के लिए बार बार आग्रह करने में भी अचला को शर्म आने लगी। कहीं इस डर का राज सुरेश को मालूम हो जाए तो और भी शर्मिंदा ना होना पड़े। पर उसे किसी भी प्रकार नींद न आई। उसके मन में दिन भर यह खींच जमा होती रही कि वह किसी झगड़े के रूप में निकल जाती तो शायद उसे चैन मिलता, मगर इस तरह जबान बंद कर देने का कारण वह भीतर ही भीतर जलती रही। प्रसंग तो बंद हो गया, जबरदस्ती उसे खोज कर क्यों झगड़ा करना, यह अचला के लिए असंभव था। सो कल्पना में ही पति को विपक्ष में खड़ा करके सुलगते सवालों से घायल करती हुई बिस्तर में छटपटाती रही। नींद जरा देर से टूटी। हड़बड़ाकर अचला बाहर निकली तो देखा जदू चाय की केतली हाथ में लिए रसोई की तरफ जा रहा है। पूछा, बाबू कुछ कह गए हैं। कह गए हैं, पहर भर में लौटेंगे, जदू ने कहा। और नए बाबू जाग गए। जी, उन्होंने ही तो चाय के लिए कहा है। अचला ने झटपट मुंह धोया, कपड़े बदले और बाहर निकली। देखा सुरेश कब का तैयार हो चुका है। कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी है।
दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखकर कल वाली किताब पढ़ रहा है। अचला के पैरों की आहट से उसने नज़र उठाकर देखा। अचला के चेहरे पर रात के जागने के सारे लक्षण झलक रहे थे। आंखों के नीचे स्याह पड़ गई थी, गाल फीके, होठ सूखे। सुरेश देखने लगा और उसका जी डाह की आग से जलने लगा, मगर अपनी नज़र वह किसी भी तरह हटा न सका। उसके देखने के ढंग से अचला को अचरज हुआ, लेकिन वह मतलब ना समझ सकी। बोली, कब जागे आप? मुझे तो आज उठने में देर हो गई। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, कहकर सुरेश ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई। सामने की दीवार पर बड़ा सा पुराना आईना टंगा था। ठीक उसी आईने की तरफ देखते ही एक ही पल में अचला के सामने सुरेश की उस निगाह का अर्थ साफ हो गया और अपनी श्रीहीनता की शर्म से वह मानो गड़ गई। अपना यह मुख वह कहाँ छिपाए। जल्दी से उसने कमरे से बाहर निकल गई और बोलती गई, आपके लिए चाय लेती आती हूँ। सुरेश कुछ नहीं बोला। एक लंबी सांस भरकर वह सूनी आंखों देखता हुआ बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बाद अचला चाय लेकर आई तो सुरेश अपने को संभाल चुका था। चाय का घूंट लेते हुए बोला, तुमने नहीं पी? नहीं, मैं अब नहीं पीती। क्यों? अब अच्छी नहीं लगती और तिस पर यह जगह गर्म है, पीने से नींद नहीं आती। तमाम रात सो नहीं सकी, एक रात नींद ना आए तो ऐसी सूरत बन जाती है और यह जला मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाता है, कहकर शर्माती हुई हंसने लगी। सुरेश कुछ क्षण चुप रहकर बोला, मगर यह तो तुम्हारी बचपन की आदत है। महिम अनुरोध नहीं करता पीने का? अचला, करे भी तो सुनता कौन है, और वह ऐसी चीज ही क्या है जो बिना पिए ना चले? अचला की यह सूखी हंसी थी, यह सुरेश ने स्पष्ट देखा। वह फिर कुछ देर चुप करके बोला, तुम्हें तो मालूम है भूमिका बनाकर बात करने की मेरी आदत नहीं, मगर तुमसे जी खोलकर दो एक बात पूछूं तो नाराज होगी? अचला हंसकर बोली, खूब है आपकी बात, नाराज क्यों होने लगी? सुरेश ने कहा, खैर तो यह पूछो, तुम यहाँ सुखी हो? आपका यह पूछना भी उचित है। अचला ने कहा, क्यों नहीं? नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, यह बात आपके मन में आना ही अन्याय है। सुरेश जरा फीका हंसा, बोला, मन क्या कुछ न्याय अन्याय सोचता है अचला? महज 2 महीने पहले ऐसा सोचना मेरे लिए उचित ही नहीं, अधिकार था, और इन 2 महीनों के अरसे में मेरा वह अधिकार जाता रहा, तो मैं क्या नालिश भी नहीं करूँगा? अब मैं केवल वास्तविकता जानकर जानना चाहता हूँ। जब से आया हूँ कभी तो लगता है कि जीत गई हो और कभी लगता है हार गई हो। मेरा मन भी तुमसे छिपा नहीं, एक बार सच सच कहो तो क्या है? रुलाई का एक बेरोक उफान अचला के गले तक उठाया, लेकिन जी जान से उसे रोककर जोरों से सिर हिलाकर बोली, मैं मजे में हूँ। सुरेश ने धीमे से कहा, ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक दोनों में से किसी को शब्द ढूंढे नहीं मिले। अचानक सुरेश चौंक कर बोला, और एक बात, मैंने तुम्हारे लिए इतना सहा है, यह तुम्हें कभी? अचला ने दोनों कानों में उंगली डालकर कहा, माफ करें, यह चर्चा अब ना करें। दोनों हाथ खुले दरवाजे में फैलाकर भागने की राह रोकते हुए सुरेश ने कहा, नहीं, माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ठीक है। डरते हुए अचला पीछे हटते हुए बोली, अच्छा कहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे बदन में हाथ ना लगाऊंगा, इतना होश अभी है। सुरेश फिर कुर्सी पर बैठ गया, बोला, इतना तो तुम्हें याद रखना ही होगा कि तुम पर अपना अधिकार मैं खो चुका हूँ, पर मेरे ऊपर तुम्हारा सारा अधिकार है। अचला, इसे याद रखने से मुझे कोई लाभ नहीं। लेकिन कहते कहते उसने देखा इस बात ने चोट पहुंचाकर सुरेश को बदरंग बना दिया। तुरंत खुद भी उसने महसूस किया कि उसे भी अफसोस ने चोट की है। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुरेश बाबू, यह बातें सुनना मेरे लिए पाप है और आपको कहना भी उचित नहीं है। आप ये बातें उठाकर मुझे क्यों दुख दे रहे हैं? उसके चेहरे पर नज़र रोककर सुरेश ने कहा, दुख तुम्हें होता भी है अचला? क्यों, मैं क्या पत्थर हूँ? सुरेश ने अपनी निगाह अचला पर से नहीं हटाई, पर अचला की आंखें झुक गई। धीरे धीरे कहा, बस यही मेरे जीवन भर का सहारा है, इसे मैं नहीं छीनना चाहता। वह कुछ क्षण स्थिर रहकर फिर बोला, जब तुम पत्थर नहीं हो तो तुम इस अंतिम भीख से तुम मुझे वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारे सुख की जिम्मेदारी जिस पर है, लेकिन तुम्हारे हाथों जब दुख ही मिलता रहा तो तुम्हारे दुख का बोझा भी मैं आज से मेरा है। यही वरदान मांगता हूँ, यही भीख दे दो। कहते कहते आंसुओं से उसका गला रूंध गया। अचला की आंखों से भी उसके पिछले दिन और रात की सारी संचित वेदना ना चाहते हुए भी गलकर झरने लगी। इतने में दरवाजे के बाहर जूतों का शब्द सुनाई पड़ा और तुरंत ही अंदर दाखिल होते हुए महिम ने कहा, क्यों भाई सुरेश, चाय वाय पी? सुरेश से तुरंत जवाब देते न बना। उसने किसी प्रकार सिर झुकाकर धोती की छोर से आके पहुंची और अचला आंचल में मुंह छिपाए महिम के बगल से जल्दी से निकल गई। महिम
एक पाँव चौखट के अंदर और एक पाँव बाहर रखकर हदबुद्दी सा खड़ा रह गया। अपने को जब्त करके महिम अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। जिस स्थिति में मनुष्य का मन निहायत बेहयाई और तपाक से झूठ गढ़ सकता है, सुरेश की स्थिति वही थी। उसने झट हाथ से आंसू पोंछकर शर्माया सा कहा, सचमुच मैं बेहद कमज़ोर हो पड़ा हूँ। लेकिन महिम ने इसके लिए कोई बेचैनी ना दिखाई, यहाँ तक कि इसका कारण भी ना पूछा। तब सुरेश अपने आप कैफियत देने लगा। बोला, कहने को जो चाहे कहे लोग, मगर मैं यह जोर के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों की आंखों में आंसू देखकर जाने कहाँ से तो अपनी आंखों में भी आंसू आ जाता है, रोक के नहीं रुकता। मैं नहीं पहुँच गया होता तो केदार बाबू तो इस बार हरगिज़ ना बचते। मगर बड़ा अजीब बदमिजाज है महिम, इकलौती लड़की, उसे भी खबर नहीं करने दी। शादी होने के बाद दिन से ही नाराज है, सो नाराजी सही। मैंने कहा होना था सो हो चुका। महिम, चाय तो मिली? सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मिल गई। मगर बाप से ऐसा सलूक मिले तो किसकी आंखों में आंसू ना आए? कहो मर्द ही नहीं झेल सकते तो फिर औरत ठहरी। महिम बोला, जरूर। रात को सोने में दिक्कत तो नहीं आई? नींद आई थी ना ठीक से? नई जगह? सुरेश झट बोल उठा, नहीं नहीं नहीं, नई जगह भी मुझे नींद में कोई दिक्कत ना हुई। एक ही करवट में सवेरा हो गया। अच्छा महिम, केदार बाबू ने अपनी बीमारी के बारे में कतई बताया नहीं? महिम ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, बेशक अजीब है। फिर जरा हंसकर कहा, मुंह धोकर जरा घूमने नहीं चलोगे? जाओ झटपट तैयार हो जाओ, मुझे फिर घंटे भर में ही निकलना पड़ेगा। मेरा तो सुबह का नित्यक्रम भी नहीं हुआ। सुरेश ने किताब में ध्यान गड़ाते हुए कहा, कहानी मजे की लग रही है, ख़त्म ही कर डालूं तो अच्छा है। वही करो, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर लौट आऊँगा, कहकर महिम उठ गया। उसके मुड़ते ही सुरेश ने आंखें उठाकर देखा, किसी अदृश्य हाथ ने मानो उसके समूचे चेहरे पर एक उतारा श्रम की स्याही फेर दी। जिस दरवाजे से महिम गया उसी खुले दरवाजे की ओर एकटक देखता हुआ सुरेश काठ जैसा सख्त बैठा रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके आयोजित उत्तरदायित्व की सारी विफलता कुड़न से उसके सर्वांग में डंक मारती रही। दोनों मित्र की बातचीत दरवाजे की आड़ से अचला ध्यान लगाकर सुन रही थी। महिम कपड़े बदलने के लिए कमरे में आकर चलने को तैयार हुआ, तभी अचला दरवाजा ठेलकर भीतर आई। मेरे पिताजी ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? अचानक ऐसे सवाल का मतलब न समझकर महिम उत्सुक होकर उसको देखता रहा। मेरी बात शायद आप समझ नहीं सके। नहीं, प्रिय न होते हुए भी बात साफ है, मगर मतलब समझना मुश्किल है, कम से कम मेरे लिए, महिम ने कहा। भीतर के क्रोध को भरसक दबाते हुए अचला ने कहा, कठिन तुम्हारे लिए दोनों में से कोई नहीं, कठिन है कबूल करना। जो बात सुरेश को तुम सहज ही जताए, वही बात मुझे बताने की तुम्हें हिम्मत नहीं पड़ रही है। महिम, आज मैं तुमसे साफ पूछना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी तुम्हारे लिए इतने नाचीज हैं कि उनकी सख्त बीमारी की बात पर भी तुमने ध्यान देना उचित नहीं समझा? बिल्कुल जरूरी है, मगर यहाँ जरूरी ना हो तो वहाँ मुझे क्या करने को कहती हो? महिम ने कहा। अचला, कहाँ जरूरी नहीं है, सुनो जरा। महिम ने चुपचाप एक बार स्त्री की ओर ताका और कड़े स्वर में कह बैठा, जैसे अभी सुरेश के लिए नहीं था, और जैसे इसके लिए तुम्हारा भी नाराज होकर मेरे मुँह से कठोर शब्द कहलाना जरूरी ना था। कर छोड़ो, जिसके नीचे कीचड़ है उस पानी को हिलोड़ना मैं बुद्धिमानी नहीं समझता, कहकर महिम बाहर आ रहा था। अचला ने झपटकर सामने से रास्ता रोक लिया। जरा देर वह दांतों से अपना होठ जोर से दबाए रखे, ठीक जैसे किसी आकस्मिक सख्त चोट के मार्मिक सख्त की चीख को भी जी जान से दबा रही हो, ऐसा लगा। तुम्हारा क्या बाहर कोई जरूरी काम है? 2 मिनट रुक नहीं सकोगे? हाँ रुक सकता हूँ। तो फिर बात साफ हो ले, पानी जब हट जाता कीचड़ का पता चल जाता, यही ना? महिम ने सिर हिलाकर कहा। हाँ। अचला, नहा कि पानी को हिलोड़ने को मैं हिमायती नहीं, मगर इसी डर से भी बंद रखना क्या ठीक है? हिलोड़ना होता हो तो मगर कीचड़ से छुटकारा मिले, क्या ख्याल है? महिम ने सख्त होकर कहा। मुझको ऐतराज नहीं, लेकिन उससे भी जरूरी काम पड़ा है, अभी समय नहीं। अचला ने भी वैसी ही सख्त आवाज में कहा। तुम्हारे इस ज़्यादा जरूरी काम के हो जाने पर तो मिलेगी फुर्सत, खैर ना हो मैं इंतजार करूंगी। महिम कमरे से बाहर हो गया। जब तक वह दिखता रहा वह स्थिर होकर खड़ी रही, उसके बाद किवाड़ बंद कर लिया। घंटे भर बाद जब नहाने को कहने के लिए सुरेश के कमरे में पहुंची तो उसकी थकी और शोक भरी सूरत का अनुभव सुरेश नजर ही कर सका। वह समझ गया हो ना हो महिम से उसकी कुछ खटपट हुई है। वह सिमट सा गया, मगर प्रश्न करने की हिम्मत ना हुई। अचला चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, यह क्या हो रहा है? सुरेश कपड़ों का बैग सहेज रहा था। बोला, गाड़ी तो 1 बजे की है, पहले सब ठीक ठाक किए लेता हूँ। आप क्या आज ही चले जाएंगे? हाँ, लेकिन क्यों भला? सुरेश ने सिर झुकाए का, और ज़्यादा रहना क्या, तुम लोगों से एक बार भेंट करनी थी, हो गई। अचला, तो आप इधर आ जाइए,
यह सब काम औरतों का है, आप लोगों का नहीं, मैं सब सहेज देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम छोड़ दो, यह ऐसा भी क्या काम है। लेकिन उसके मुंह की बात खत्म होने से पहले ही अचला ने बैग उसके हाथ से ले लिया, उसकी चीज़ों को बाहर निकाला और तय किए हुए कपड़ों को फिर से चपोत कर बैग में रखने लगी। पास खड़ा सुरेश सकुचा कर कहता गया, कोई ज़रूरत नहीं। अचला ने थोड़ी देर तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। काम करते करते कहने लगी, आपकी बहन या स्त्री होती तो वह भी यही काम करती, आपको नहीं करने देती। मगर आपको डर है कहीं आपके दोस्त आकर देख ना ले। मगर देखें तो क्या, यह काम तो औरतों का ही है ना। सुरेश चुप खड़ा रहा। अभी अभी महीम के साथ उसका जो कुछ हो चुका, अचला उसे नहीं जानती, अतएव उस बात का जिक्र कर उसे दुखाने की हिम्मत ना हुई। लेकिन डर भी लगता था, कहीं महीम आकर फिर अपनी आंखों से ना देख ले। बैग को ढंग से सजाकर अचला ने धीरे से कहा, पिताजी की बीमारी का जिक्र ना करना ही ठीक था, इससे उनका महज अपमान ही नहीं हुआ है, उन्होंने तो डकार भी ना ली। महीम ने तुमसे क्या कहा? अचला ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, आंख के इशारे से बगल के दरवाजे को दिखाकर कहा, वहां खड़ी होकर मैंने अपने कानों से सब सुना। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ अचला। अचला ने हंसकर कहा, क्यों? कारण तो तुमने खुद ही बनाया, अपनी गलती से मैंने तुम्हारा और उनका दोनों का अपमान किया, खास करके इसलिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अचला ने नज़र उठाकर देखा, अचानक भीतर के आवेग से उसकी आंखें, उसका चेहरा दमक उठा। बोली, आपने किया चाहे जो कुछ भी हो सुरेश बाबू, पर किया तो मेरे लिए ही ना, मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए शर्मिंदगी आपको झेलनी पड़ी। फिर भी आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े, ऐसी अनाड़ी मैं नहीं। आप किस लिए लज्जित हो रहे हैं? आपने जो किया ठीक किया। सुरेश की ठगी सी सूरत देखकर अचला ने समझा वह उसकी बात का मर्म समझ नहीं सका, इसलिए थोड़ी देर चुप रहकर बोली, आप आज ना जाएं सुरेश बाबू, यहाँ आपको अगर कुछ शर्मिंदा होना पड़ा तो वह मेरी लाज ढकने के लिए, वरना अपने लिए आपको पड़ी भी क्या थी। यह घर आपके अकेले मित्र का नहीं है, इस पर मेरा भी बहुत अधिकार है। उसी बल पर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अतिथि होकर कुछ दिन रहे। उसका साहस देखकर सुरेश ठक रह गया, दुविधा में पड़कर कुछ कहना चाहता था कि तभी देखा महीम आ रहा है। अचला उस समय तक सामने बैग को रखे इधर को पीठ किए थी, महीम के आने की खबर उसको ना थी। इस डर से सुरेश सकुचाकर बोल उठा, तुम्हारा काम हो चुका महीम? हाँ हाँ हो गया, कहकर अंदर आते ही अचला को उस हालत में देखकर बोला, यह क्या हो रहा है? अचला ने मुंह फिर कर देखा, मगर उस सवाल का जवाब ना देकर पिछले प्रसंग के सिलसिले में ही बोली, आप हमारे मित्र हैं, और मित्र ही क्यों, आपने जो हमारे लिए किया है, आप हमारे आत्मीय हैं। आपके इस तरह चले जाने से मेरी लज्जा और शोक की सीमा न रहेगी। आज तो मैं आपको हरगिज़ न जाने दे सकती हूँ। सुरेश सूखी हंसी हंसकर बोला, जरा सुन लो महीम, तुम लोगों से मिलने आया था, मिलना तो हो गया बस। इस जंगल में मुझे ज़्यादा दिन रोकने का तुम लोगों से क्या होगा? मेरे लिए तो दुख का ही नतीजा है ना। महीम ने धीरे से स्वर में कहा, शायद नाराज होकर चले जा रहे हो, इन्हें यह पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है? मेरी बात तो नहीं हो रही, महीम ने कहा। सुरेश मनी मन अत्यंत उत्कंठित हो उठा। इस अप्रिय प्रसंग को किसी प्रकार दबा देने की नीयत से खुशी का नाटक करता बोला, झूठ आरोप क्या लगाना, मैं नाराज क्यों होने लगा? भला गजब के आदमी हो तुम लोग। खैर यही चाहते हो तो दो एक दिन ठहर जाऊंगा, भाभी कपड़े सहजने की जरूरत नहीं, निकाल दो। चलो महीम, तुम लोगों के पोखरे में ही आज नहाए, ऐसा ही होगा तो घर जाकर कुनेन की शरण लूंगा। चलो, कहकर महीम कपड़े बदलने के लिए कमरे से बाहर चला गया।